हे गाइस, वेलकम टू डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, माय नेम इज सुमित शर्मा और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके का पार्ट 1, जिसके जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में अनेक बार पूछे गए हैं वही क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी उसके साथ बताता हुआ चलूँगा। इस वीडियो के लिए आपको फ्री पीडीएफ चाहिए दोस्तों, तो पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर जाइए और यहाँ पर सर्च कीजिए डिजिटल स्टडी। यहाँ पर आप जो है इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सारे पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और दोस्तों, यदि आपका कोई हमसे क्वाइज है तो आप हमसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर फॉलो कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का यह टॉपिक। वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मेगास्थनी। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनी, जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ये आया था। ठीक है, अब देखिए ये क्यों आया था इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सेल्यूकस निकेटर ने अपने राज्य के विस्तार के लिए भारत पर आक्रमण किया था, लेकिन उसको विवश होने पर वहाँ से संधि करनी पड़ी थी, इसलिए इसने अपने राजदूत को यहाँ पर भेजा था। अब दो तीन चीज़ें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला तो ये है कि इन्होंने एक बुक लिखी थी यहाँ पर, जिसमें इन्होंने पूरे इंडिया का सचित्र वर्णन किया है। इसका नाम है इंडिका। ठीक है, ये बहुत ही इनकी फेवरेट बुक है, मतलब इम्पोर्टेंट है काफ़ी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा भी गया है। एक और बात समझ लीजिए। देखिए, यूनानी सामंत का सेल्यूकस निकेटर ने राज्य विस्तार नीति से इनको भेजा था और इनसे संधि करने के उद्देश्य से मेगास्थनी मौर्य दरबार में आया था। ये इसका एक्स्ट्रा फैक्ट्स हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो सभी लोग जानते होंगे प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। अब थोड़ा ऋग्वेद के बारे में जान लीजिए। देखिए, ऋग्वेद में से जो है 10 मंडल हैं। पूछे जाता है क्वेश्चन अक्सर कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल हैं और 1029 सूक्त हैं। आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। अब देखिए, 10 मंडल हो गए आपका, ऋग्वेद में 1029 सूक्त हैं। और ऋग्वेद का कभी कभी अर्थ पूछ लिया जाता है कि ऋग का क्या अर्थ है। देखिए, तो ऋग का अर्थ यहाँ पर हो जाएगा श्लोक या फिर छंद के साथ जो है वो श्लोक। ठीक है, ऋग का अर्थ होता है श्लोक या फिर छंद के साथ श्लोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो देखिए, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना थी, एक मूर्ति मिली थी मोहनजोदड़ो से, जो कि इसमें नृत्य करती हुई एक बालिका दिखाई गई थी। ठीक है, तो यही आपकी जो है वो एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की। और ये मूर्ति किसकी बनी हुई थी? तो ये मूर्ति आपकी कांस्य की बनी हुई थी। कांस्य बोले तो आपका ब्राउन्ज की बनी हुई थी। ठीक है, ये नृत्य करती हुई बालिका थी। और कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि नृत्य करती हुई बालिका की क्या पहचान थी? तो देखिए, पहचान इसमें एक ये था, मतलब आज के समय के अनुसार पहचान ये था कि इसके एक हाथ में ऊपर की ओर चूड़ी थी। ठीक है, याद रखिएगा, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा भी गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस गवर्नर जनरल के समय भारत में कांग्रेस की स्थापना हुई थी? तो देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म्ड इन 1885। तो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। पहले अध्यक्ष कौन बने थे? वो बने थे आपका WC बनर्जी। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये तो आपको पता ही होगा। तो उस समय दोस्तों भारत में जो वायसराय था वो था आपका लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन 1885 में भारत में वायसराय था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से गांधी इरविन समझौता 5 मार्च जो 1931 को हुआ था, वो किस किस के मध्य हुआ था, मतलब किस लिए हुआ था? तो मैं आपको बता दूं। देखिए, गांधी इरविन समझौता वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली बात तो ये है कि इसके कारण जो गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो वापस ले लिया गया था। ठीक है, इसमें 3-4 मांगें थी गांधी जी की, जो कि ब्रिटिश सरकार ने मान ली थी। पहली तो ये थी कि आपको भारतीय कैदी जो हैं उनको रिहा कर दिया जाए और भारतीयों को नमक बनाने का जो है वो अधिकार दे दिया जाए, समुद्र पर नमक बनाने का अधिकार दे दिया जाए। वापस एक और ये था कि जो लोग पकड़े गए हैं, जो लोग कैद हैं, उनकी जो संपत्ति है उनको वापस किया जाए। और जिन लोगों की यहाँ पर नौकरियाँ गई हैं, एम्प्लॉय गया है, उन लोगों की नौकरी भी जो है वापस दे दी जाए। और एक बात और याद रखिए, देखिए 1931 में जो है वो दूसरा राउंड टेबल सम्मेलन हुआ था। ठीक है, तो इससे पहले ही आपका ये इरविन समझौता हुआ था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार समझ गई थी पहले राउंड टेबल सम्मेलन के बाद में कि इंडिया में जो है जो कांग्रेस से मतलब कांग्रेस के बिना शासन चलाना संभव नहीं होगा, इसलिए गांधी इरविन समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में गरम दल आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो देखिए, भारत में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है 1885 में गठन हुआ था। याद रखिएगा, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, 1885 में गठन हुआ था। उसके बाद 1907 में इट स्प्लिट्स इनटू 2 फैक्शंस। पहला था आपका एक्सट्रीमिस्ट, जो कि जिसको लीड कर रहे थे आपका कौन? बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, जिसको ये लीड कर रहे थे बाल गंगाधर तिलक, जिसको बोला जाता है गरम दल। दूसरा था आपका मॉडरेस्ट, ठीक है, मॉडरेस्ट था आपका, इसको लीड कर रहे थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो यहाँ पूछा क्या गया है कि गरम दल का आंदोलन का पिता, तो गरम दल का आंदोलन के पिता हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक। एक क्वेश्चन और आता है दोस्तों कि गरम दल के किसी 3 नेता जो हैं, जो प्रमुख 3 नेता थे, उनके नाम आपके पूछे जाते हैं। तो देखिए, प्रमुख 3 नेता के नाम हो जाएंगे आपका बाल, लाल और पाल, ठीक है। आपको मैं इसके फुल फॉर्म बता देता हूँ। बाल से हो गया आपका बाल गंगाधर तिलक, और लाल से हो गया आपका लाल बहादुर शास्त्री, शायद ये था, सॉरी लाला लाजपत राय, यहाँ पर लाला लाजपत राय है ना, और सो माफ़ कीजिएगा। और पाल से हो गया आपका बिपिन चंद्र पाल। तो ये आपके 3 प्रमुख नेता थे जो कि आपका गरम दल आंदोलन से रिलेटेड थे। ये अपनी अपनी स्ट्रैटेजी थी कि अंग्रेज़ों से किस प्रकार से लड़ना है ब्रिटिश गवर्नमेंट से। ये दोनों ही स्ट्रैटेजी इनकी कांग्रेस की थी, और 2 पार्ट्स में इनको स्प्लिट किया गया था। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से आर्यों की भाषा कौन सी है? तो आर्यों की भाषा सभी को पता होगा, संस्कृत है आर्यों की भाषा, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, इससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हाँ, तो देखिए, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक यदि हम बात करें तो ये माना जाता है आपका शमशुद्दीन इल्तुतमिश को, ठीक है। इल्तुतमिश का पूरा नाम था शमशुद्दीन इल्तुतमिश, क्योंकि देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक तो इल्तुतमिश से पहले शासन किया था, कुछ लोग ये भी कह सकते हैं क्योंकि कुतुबुद्दीन का जो काल था आपका वो 1206 से लेकर 10 तक था। लेकिन देखिए, किसी भी चीज़ का फॉर्मेशन में आपको लंबे समय तक जो है वो राज करना होता है, किसी भी चीज़ का फॉर्मेशन में। तो देखिए, 4 साल तक जो है इन्होंने केवल राज किया, तो इनको वास्तविक संस्थापक नहीं किया जा सकता। एक वर्ड आगे दे रखा है कि वास्तविक संस्थापक, तो इनको वास्तविक संस्थापक नहीं किया सकता क्योंकि इन्होंने केवल 4 साल ही राज किया था। दूसरा फिर आता है इल्तुतमिश, ठीक है, तो इन्होंने जो है वो 1211 से लेकर और 1230 तक राज किया था, ठीक है। तो 1230 तक राज किया था इन्होंने, 19 साल काफ़ी होते हैं, तो इनको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अच्छा, इसके बाद अभी आप जान लीजिए, इसके बाद रजिया सुल्तान आई, उसके बाद नसीरुद्दीन महमूद आए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ जाना जाता है अपनी टाइगर्स की कम आबादी को लेकर, ठीक है। टाइगर्स जो है वो सबसे कम आबादी को लेकर ही जाना जाता है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व। तो ये है आपका कर्नाटक राज्य में, ठीक है, बांदीपुर कर्नाटक में। देखिए, दिल्ली में दीवाने खास और दीवाने आम किस मुगल शासक ने बनवाया था? तो इसका सिंपल सा जवाब हो जाएगा शाहजहां, इसमें राइट आंसर है। अब देखिए, इसका इन दोनों टर्म को आप समझ लीजिए, दीवाने आम और दीवाने खास क्या है। तो दीवाने आम की मैं बात करूं तो एक पैलेस है फॉर सिटिंग ऑफ एलिट पीपल्स। ये दीवाने खास, जैसे आपके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि खास लोग बैठते हैं यहाँ पर, ठीक है। और दूसरा है आपका दीवाने आम, तो ये है आपका दिस इज़ आल्सो अ प्लेस ऑफ सिटिंग ऑफ अ नॉर्मल पीपल और कॉमन पीपल। तो ये कहा जा सकता है कि आम लोगों के बैठने का स्थान है। और ये दोनों ही जगह कहाँ पर हैं? ये दिल्ली के रेड फोर्ट में है, ठीक है। रेड फोर्ट बोले तो आगरा, लाल किला में, ठीक है, लाल किला में है ये दिल्ली के, और इनको शाहजहां ने बनवाया था। निम्नलिखित में से इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम में चुने गए पहले भारतीय कौन थे? तो देखिए, चार्टर्ड एक्ट के तहत जो है, चार्टर्ड एक्ट 1853 के अंतर्गत पहला जो है ये अधिनियम पारित किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि हर एक ज़िले में जो है एक कलेक्टर की तैनाती की जाएगी। तो ये देखिए, इंग्लैंड से एक चार्टर्ड एक्ट पारित हुआ था भारत के लिए कि हर ज़िले में एक कलेक्टर की तैनाती की जाएगी, जो कि जिसका मुख्य कार्य होगा राजस्व प्राप्ति कराना, ठीक है। इसका मुख्य कार्य राजस्व की प्राप्ति करना होगा, क्योंकि भारत जितना विशाल देश था और इसके लिए कुछ अरेंजमेंट भी करना था, तो इन्होंने यहाँ पर सिविल सर्विसेज स्टार्ट किया। तो सिविल सर्विसेज में आपका 1855 में जो है पहले फॉर्म किया गया, 1854 में जो है इसको कहा गया कि हाँ सिविल सर्विस एग्ज़ाम हुआ करेगा, और पहली बार शायद 1855 में हुआ था, ठीक है, जिसमें सत्येंद्र नाथ टैगोर जो है वो फर्स्ट इंडियन थे जो कि आपका सिविल सर्विस में पास हुए थे। इससे पहले जो है वो सिविल सर्विस एग्ज़ाम में वो इंडियंस के लिए जगह नहीं थी, ठीक है।
और एक कठिनाई इसमें ये भी आती है क्वेश्चंस कि सिविल सर्विस एग्ज़ाम में जब प्रारंभ में सबसे ज़्यादा बड़ी परेशानी क्या थी जो इंडियंस को आती थी, तो ये थी आपकी इसकी परीक्षा जो थी वो इंग्लैंड में होती थी, ठीक है। और इसकी परीक्षा इंग्लैंड में होती थी, साथ साथ जो है इसकी परीक्षा जो है वो इंग्लिश के अलावा किसी और भाषा में नहीं होती थी। तो ये दो बड़ी मेजर प्रॉब्लम्स थी इंडियंस के लिए जो पहले के टाइम में, जो कि पहला ये था कि इंग्लैंड में से परीक्षा होती थी, दूसरा लोग इंग्लिश इतना नहीं जानते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देश 2020 के अंत तक आर्कटिक जलवायु की निगरानी के लिए अपना पहला एम उपग्रह लॉन्च करेगा? तो रशिया टू लॉन्च द फर्स्ट एम सैटेलाइट। देखिए पहला जो है वो रूस है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रूस अपना पहला उपग्रह लॉन्च करेगा किसकी? आर्कटिक जलवायु के लिए निगरानी करने के लिए, ठीक है। तो पहला एम उपग्रह याद रखिएगा इसमें। अच्छा, तेल टैंकर में प्रयुक्त होने वाले शब्द बैरल कितने लीटर के बराबर होता है? तो याद रखिएगा एक बैरल में आपका 159 लीटर होते हैं। जब भी बैरल की बात की जाएगी तो वो बात की जाएगी 159 लीटर्स की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? तो देखिए जो भी हम कंप्यूटर में टाइप करते हैं या जो भी कुछ हम लिखते हैं, कुछ बनाते हैं या फिर पेंट में हम कुछ बनाते हैं, तो ये सारा चीज़ें जो है वो कंप्यूटर में डाटा के रूप में स्टोर होता है, ठीक है। डाटा के रूप में स्टोर होता है तो ये आपका कोडिंग सिस्टम कहलाता है, ठीक है। याद रखिएगा कोडिंग सिस्टम कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और कोडिंग कौन से होते हैं? ये आपका बाइनरी नंबर्स में कोडिंग होता है। देखिए हमेशा याद रखिए जो भी डाटा होगा वो हमेशा 2 अंकों में फीड होता है, 0 और 1। बाइनरी अंक 2 होते हैं, 0 और 1। इसी में आपका जो है वो डाटा स्टोर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा राइन नदी के किनारे अवस्थित है? तो सबसे पहले तो आप राइन नदी के बारे में जान लीजिए। राइन नदी जो है वो आपका स्विट्जरलैंड के आल्प्स पर्वत से निकलकर नीदरलैंड में होती है और उत्तरी सागर में गिरती है, ठीक है। अब इसके जो इसके कहते हैं निम्नलिखित पर्वत कौन सा है? क्वेश्चन आपका पर्वतों में कौन से राइन नदी के किनारे अवस्थित हैं? तो राइन नदी के किनारे प्रमुख जो पर्वत है वो आपका कार्पेथियन है, ठीक है। कार्पेथियन जो है वो प्रमुख पर्वत है जो कि राइन नदी के किनारे। कई बार क्वेश्चन आता है कि प्रमुख 2 शहर हैं जो कि राइन नदी के किनारे स्थित हैं। कौन कौन से 2 शहर हैं वो भी आप लिख लीजिएगा यहाँ पर। एक तो है आपका बोन शहर, ये शायद जर्मनी का है, और एक और आता है आपका कोलोन शहर, है ना। ये भी पूछा गया एग्जाम में। तो कोलोन शहर ये भी आपका राइन नदी के किनारे ही स्थित है। बाकी मैं आपका नदियों के ऊपर आपके लिए एक अलग से वीडियो भी बनाऊँगा। नेक्स्ट है आपका भारत के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? देखिए भारत का विभाजन के बाद 24 जनवरी सन 1950 को, ठीक है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने अपने अंतिम हस्ताक्षर किए थे। तो उस समय आपका 284 जो है वो मेंबर्स थे इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, ठीक है। 284 मेंबर्स थे संविधान सभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त रसायन है? तो प्रयुक्त रसायन है आपका सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड के साथ साथ आपका कुछ शुष्क ड्राई आइस का भी यूज़ किया जाता है, यानी कि शुष्क बर्फ़ का भी यूज़ किया जाता है, CO भी बोलते हैं अक्सर, उसका भी यूज़ किया जाता है आपका कृत्रिम वर्षा कराने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से वनीकरण किसकी प्रक्रिया है? तो देखिए वनीकरण प्रक्रिया आपने कई बार नाम सुना होगा। वनीकरण के लिए सरकार ने इतनी सारी योजनाएं चालू कर रखी हैं। तो वनीकरण का अर्थ होता है अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना, ठीक है। वनीकरण का अर्थ क्या होता है? सबसे अधिक वृक्षारोपण करना। तो आज का ये वीडियो था दोस्तों, और आज के हमने डिस्कस करे यहाँ पर जो कुछ क्वेश्चंस और साथ में आपके एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी मैंने आपको उसको बताई। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और वीडियो को एक बार अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर जरूर कर दिया करें। दोस्तों आप हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। फेसबुक पेज आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। PDF आपको सारे यहाँ मिल जाते हैं। साथ में आपको करंट अफेयर्स के आपको डेली यहाँ पर आर्टिकल्स वगैरह भी मैं पोस्ट करता रहता हूँ। यदि आपको मुझसे कुछ पूछना है तो आप इस इंस्टाग्राम हैंडल पर जाकर पूछ सकते हैं, digitalstudy.educations। आप मेरा ट्विटर हैंडल ये है, आप मुझसे यहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।